नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देवभूमि समाचार में पहली खबर के साथ। देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर एक ऐतिहासिक और सौहार्दपूर्ण क्षण जो है वो देखने को मिला है, जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम उत्तराखंड प्रवास के पश्चात जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में विदा हुए। विदा से पूर्व आयोजित सौजन्य भेंट में उन्हें चारधाम का पावन प्रसाद और उत्तराखंड के एमलाबाड यानी कि हाउस ऑफ हिमालयाज के विशिष्ट उत्पाद स्मृति चिन्ह के रूप में जो है वो भेंट किया गया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की अतिथि सत्कार परंपरा की सराहना करते हुए राज्य के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। यह यात्रा न केवल भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक और द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने वाली एक पहल बताई जा रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी एक नई ऊंचाई देने वाला अवसर साबित हुआ। हरिद्वार से एक बड़ी धार्मिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहे जाने पर जो विवाद छिड़ा, इस बयान पर अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी अपना जो है प्रतिक्रिया सामने रखी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां योगी आदित्यनाथ जैसी कठोर प्रशासनिक छवि वाले मुख्यमंत्री का शासन है, वहां इस तरह की बात सामने आना आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि यह संकेत दिया जा सकता है कि यदि वास्तव में ऐसी स्थिति है तो यह शासन और प्रशासन के लिए एक गंभीर चेतावनी है। शंकराचार्य जी ने संतों में से संयमित भाषा के प्रयोग की भी अपील की है। यह बयान अब राजनीतिक गलियारों में भी जो है चर्चा का एक विषय बना हुआ है और आने वाले समय में इस पर और तीखी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ सकती है। बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5-6 वर्षों से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान और कहा जाता है कि वो बड़ी बारीकी से कार्य कर रहे हैं। उनके राज में रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज में पाकिस्तान, कैसी बात? सुन करके धक्का लग रहा है। कहीं आपके सुनने में समझने में अंतर हुआ होगा पत्रकार बंधु। योगी जी के राज में पाकिस्तान कैसे हो सकता है? और अगर रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं तो फिर बहुत बड़ा प्रश्न। उत्तराखंड बीजेपी में एक बार फिर संगठनात्मक भरोसे की मिसाल जो है वो देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने मनवीर सिंह चौहान को तीसरी बार प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी है। ये निर्णय पार्टी नेतृत्व के चौहान पर गहरे विश्वास को दर्शाता है। इस अवसर पर मनवीर सिंह चौहान ने पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा से पार्टी की विचारधारा और सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये जिम्मेदारी उनके लिए एक सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। चौहान ने संगठन को और मजबूत करने के संकल्प को दोहराया और मीडिया के साथ समन्वय बनाए रखने की भी बात कही। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, विशेष रूप से अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे तीसरी बार मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं और हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं और आप लोगों के माध्यम से मैं जन जन तक उसको पहुंचा सकूं और पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर सकूं। देहरादून पुलिस नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मामले को गंभीरता से ले रही है। पिछले 2 महीने में जिले में तकरीबन 97 बच्चों की गुमशुदगी की शिकायतें जो है वो दर्ज हुई थी, जिसमें से तकरीबन 87 बच्चों को सकुशल जो है वो बरामद कर लिया गया। ये बच्चे केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भी बरामद हुए। जांच के सामने आने की 62 बच्चे परिजनों से नाराज होकर अपने घर से छोड़ के चले गए थे, जबकि 24 बच्चे सोशल मीडिया या घूमने की चाह के चलते गायब हो गए थे। 11 बच्चों को बहला फुसलाकर जो है ले जाया गया था, जिससे मामले में आरोपी जो है वो गिरफ्तार अब कर लिया गया। पुलिस बच्चों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग भी कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं जो हैं वो रोकी जा सके। वर्तमान में 10 मामले जो हैं वो शेष हैं, जिसमें पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है और बच्चों की सुरक्षित वापसी को सर्वोच्च प्राथमिकता जो है यहाँ पर दी जा रही है।
कि जो अभी गुमशुदगी के काफ़ी सारे प्रकरण, खासकर जो नाबालिग बच्चे या बच्चियां हैं, काफ़ी सारे रिपोर्ट हुए इधर भी लास्ट 2 महीने में, और इनको देखते हुए पुलिस द्वारा जो है इसमें अथक प्रयास भी किए जाते हैं। इसमें कुल 2 माह के अंदर 97 बच्चे बच्चियां जो नाबालिग थे, वो विभिन्न कारणों से, चाहे वो घर से नाराज़ होकर या कोई उनकी डिमांड है जो पूरी नहीं हो रही, या सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं किसी से फ्रेंडशिप होने के कारण, या 1-2 दोस्त मिलकर कहीं घूमने के बहाने अपने घरों से चले गए थे। चूँकि ये बच्चे जितने भी बरामद हुए वो सभी गैर प्रांत, खासकर देखा जाए दूरस्थ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली या अन्य जगहों से बरामद करके बच्चे लाए गए और नियमानुसार उसको परिजनों के सुपुर्द किया गया। जो पूरी जानकारी समझ हमारी टीम ने विभिन्न बच्चों के पेरेंट्स से बात की या बच्चों से बात करी, उसमें 11 मामले ऐसे आए थे जिसमें नाबालिग जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी दोस्ती अन्यत्र हुई और वो उनके इन्फ्लुएंस में आकर, उनके झांसे में आकर अपने घरों को छोड़ के चले गए थे, जिनको बाद में बरामद किया गया और साथ ही साथ उनके बयानों के आधार पर पोक्सो अधिनियम के तहत 11 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया गया। 59 बच्चे ऐसे थे जो कहीं ना कहीं जब उनकी काउंसलिंग, उनसे जानकारी की गई तो पता चला कि घर से किसी न किसी कारणों से नाराज़ होकर, चाहे उनकी छोटी मोटी डिमांड ना पूरी हो या पेरेंट्स द्वारा टोकने पर या डांटने पर, वो अपने घरों से चले गए। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपने सहेली और दोस्तों के साथ एक साथ मिलकर 2 या 3 ऐसे स्कूल गोइंग बच्चे थे जो बिना बताए अपने मर्जी से जो है चले गए। तो देखा गया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, जो इंटरेक्शन जिसको वो जानते नहीं हैं उसके कहीं ना कहीं उसकी बातों में, उसके लोग लुहानी बातों में वो आकर अपने घरों से चले जा रहे हैं। और ख़ासकर जहाँ पर पेरेंट्स का लगातार निगरानी नहीं है और उनके टोकने पर या डांटने पर अचानक से वो नाराज़ होकर कहीं ना कहीं आवेश में अपने घरों से चले जा रहे हैं, तो एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन पुलिस द्वारा इसमें अभी तक 97 में 87 बच्चों को 2 माह के अंदर और बहुत अल्प समय में बरामद भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर से लेकर गांधी शास्त्री जयंती यानी कि 2 अक्टूबर तक भाजपा देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। इस दौरान रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम जो है इनको आयोजित किया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम जैसी पहल जो है यहाँ पर सामाजिक जुड़ाव में एक नई दिशा का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करना चाहेगी। बीजेपी ने इस पखवाड़े को मोदी सरकार की उपलब्धियों से जोड़ते हुए 75 शहरों में मोदी विकास मैराथन आयोजित करने की भी योजना जो है वो बनाई है। साथ ही नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक की यात्रा को प्रदर्शित करके विशेष प्रदर्शन जो है वो भी इसमें शामिल है। देखिए, अभी सेवा पखवाड़ा की निरंतर बैठकें चल रही हैं और 17 तारीख हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक लगातार सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में, मोहल्लों में जाके स्वच्छता कार्यक्रम करेंगे। हम स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य शिविरों का लाभ लें और उस स्वास्थ्य शिविर में किसी भी प्रकार की जैसे पर्ची कटती है या कुछ होता है, निःशुल्क, वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ लें। इसके लिए जनता तक वो विस्तार मतलब सूचना दी जाएगी कि लोग उसका लाभ लें। उसके बाद हमारा मैराथन का कार्यक्रम है जो 21 तारीख को होगा, जिसमें हमारा युवा मोर्चा और युवाओं द्वारा मैराथन होगी, जिसमें कि पूरे विधानसभा वाइज हम मैराथन को करेंगे। इसके बाद वोकल फॉर लोकल के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारी बहनें जो गांव में विभिन्न समूहों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, उन बहनों को उसमें बुलाया जाएगा और कुछ भाई लोग भी कर रहे हैं, तो उसमें सभी लोगों को जो लोग वोकल फॉर लोकल पे काम कर रहे हैं उनके प्रोडक्टों को ला करके एक मेले का आयोजन किया जाएगा जो विकासखंड स्तर पे होगा। इसके अलावा हमारा विभिन्न क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बैठकें होंगी, जिसमें हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों पे चर्चा करेंगे और यदि मतलब उन कार्यों का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा है तो उस पे विभागीय अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। तो इस प्रकार लगातार 15 दिन का ये सेवा पखवाड़ा रहेगा और इससे भी आगे 25 दिसंबर तक लगातार संगठन के कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें अटल जी की जयंती तक ये कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। देहरादून की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के राजपुर रोड स्थित गेस्ट हाउस में हुई पार्टी प्रकरण को लेकर विधायक खजान दास पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। खजान दास इस मामले पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से मिलने चाहते थे, लेकिन डीजीपी के मुख्यालय में मौजूद न होने के कारण उन्हें बिना मुलाकात के लौटना पड़ा।
मीडिया से बातचीत करते हुए राजपुर विधायक खजान दास ने तीखी प्रतिक्रिया जो है वो दी। उन्होंने कहा है कि राजधानी लखनऊ में यदि कोई आईपीएस अधिकारी पार्टी स्थल पर सिंघम की तरह व्यवहार करता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, देखिए, ये दुखद और चिंताजनक विषय है। इसको लेकर के आज डीजीपी साहब से मुलाकात करने के लिए हम लोग आए थे, किंतु डीजीपी साहब अभी राजभवन में हैं और फिर हम 3 बजे के लगभग फिर पुनः आएंगे। और कल उनसे समय मांग करके ही अभी आया था, किंतु उन्होंने 12 बजे के लगभग का समय दिया था, किंतु यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे और जिसका कारण बताया गया है कि राजभवन में गए हैं। माननीय राज्यपाल का कोई अखंड पाठ वहाँ पर चल रहा है, इसलिए गए हैं। तो फिर उनसे बात की जाएगी कि इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ क्यों उत्पीड़न हो रहा है। अपनी बात को कहने के लिए आदमी जाता है, फिर सिंघम बन करके कोई मुझे लगता है कि सीओ सिटी सिंघम बनता है देहरादून जैसे एक शांत शहर में, और वो उस तरह से पिटाई करता है। ये दुखद और चिंताजनक विषय है। देखिए, तो एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब नजर डालते हैं बाकी खबरों की ओर। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम यूनिट ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए तकरीबन 98 लाख की साइबर ठगी के मास्टरमाइंड मृदुल सुर को कलकत्ता से जो है गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को फेसबुक और व्हाट्सएप का वितरित सलाहकार बताया और ठगी की साजिश रची। जुलाई 2020 से अगस्त 2024 के बीच देहरादून निवासी एक व्यक्ति से निवेश के नाम पर आरोपी ने करीब 98 लाख की ठगी की। एसटीएफ ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन, बैंक, फेसबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह में और भी लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं, जिसकी तलाश जो है लगातार जारी है। साइबर पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के डिजिटल ठगी जैसे डिजिटल अरेस्ट या फर्जी निवेश योजनाओं से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट 1930 हेल्पलाइन पर दर्ज कर सकते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से जो है प्रभावित कर दिया है। देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के 2 दर्जन से ज्यादा मोटर मार्ग पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। थल पिथौरागढ़, थल बेरी नाग और थल मुंशियारी जैसे प्रमुख मार्गों पर जगह जगह जो है मलबा गिरने से सैकड़ों वाहन रास्ते में फंस चुके हैं, जिससे यात्रियों में हड़कंप जो है मच गया। थल क्षेत्र में कई गांवों जो है वो घरों खतरे से ऊपर आ चुके हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से जेसीबी मशीनें लगाकर मलबा हटाने का निर्देश जो है वो जारी कर दिया और रूट खोलने का कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि बारिश जारी रहने के कारण हालात और बिगड़ने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। उत्तराखंड भाजपा ने हाल ही में नए प्रदेश कार्यकारिणी का एक गठन जो है उसका बताया है, और लेकिन कांग्रेस ने इसके बाद महिलाओं की नियुक्तियों को लेकर जो है कई सारी आलोचना और कड़ी आलोचना करते हुए नजर आई है। कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर सिंह ने भाजपा पर परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। डॉक्टर सिंह का कहना है कि जिन महिलाओं को भाजपा ने जिम्मेदारी दी है वे ज्यादातर बड़े नेताओं की पत्नी या बेटी हैं, जबकि जमीनी स्तर पर मेहनत करने वाली महिला कार्यकर्ताओं की अनदेखी जो है वो हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन जमीनी महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिलेगा। डॉक्टर सिंह ने भाजपा की महिलाओं के सम्मान देने की बात को नकारते हुए कहा कि पार्टी के सम्मान परिवारवाद के आधार पर ही मिलता है, जिससे पार्टी की असली छवि जो है वो सामने आती है। उनकी कार्यकारिणी, उनके पदाधिकारी, ये उनका आंतरिक मुद्दा है। लेकिन जब आप अपनी ये बात कह दी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ, उठा करके कार्यकारिणी आप भी देख लीजिए, कौन सी ऐसी कार्यकर्ता है जिसको ऊपर बढ़ाने का कार्य किया है उन्होंने। एक का नाम मैं नहीं लूंगी, आपको पता है किसकी पुत्री है, दूसरी किसकी बीवी है, किसकी पुत्री है, आपको पता है। तो अगर आप इन महिलाओं को आगे बढ़ा के कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नजरों में महिला सम्मान परिवारवाद से आता है, और जहां परिवार का नाम होता है सिर्फ उन्हीं महिलाओं को वो सम्मान देना जानते हैं, बाकी और महिलाओं की तो मुझे लगता है वो गिनती भी नहीं करते। कई उनकी पार्टी में ऐसी महिलाएं हैं जो दिन रात पार्टी के लिए बोलती ही जाती हैं, उनको कहाँ सम्मान देने का कार्य किया। मुझे लगता है वो भी तो प्रमोशन डिजर्व
डिजर्व करती थी। तो ये ना कहे भाजपा कि वो महिलाओं का सम्मान करती है, भाजपा को ये कहना चाहिए कि उन महिलाओं का सम्मान करती है जो परिवारवाद से आती है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देते हुए सोमवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 60 से अधिक शिकायतकर्ताओं ने दर्ज की गई थी, जिसमें बिजली कनेक्शन, पानी की आपूर्ति, अवैध अतिक्रमण और अन्य जन सुविधाएं जो हैं वो शामिल है। चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ शिकायतें पूर्व में भी दर्ज की जा चुकी हैं, जिन पर दोबारा आवेदन करना पड़ा है। इस पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है और निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित मामलों का निस्तारण 1 सप्ताह के भीतर जो है वो अनिवार्य रूप से किया जाए। इधर आज भी जन सुनवाई की गई, जिसमें अभी तक करीबन 60 से ऊपर जो शिकायतें प्राप्त हो गई हैं और अभी भी कई शिकायतकर्ता अभी ऑफिस में हैं, तो मुझे लगता है कि शिकायत का संख्या और बढ़ेगी। इसमें हमने जो मुख्य शिकायतें आई हैं वो कुछ बिजली के कनेक्शन से रिलेटेड, कुछ पानी की सप्लाई से रिलेटेड है, कुछ अवैध अतिक्रमण और अन्य तरह की शिकायतें हैं, जिसमें कई शिकायतों में जो शिकायतें रिपीट हुई हैं, जिसमें पुनः शिकायतकर्ताओं को आना पड़ा है, उसमें संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया गया है और तत्काल ये सभी को सुनिश्चित करने के लिए बताया गया है कि 1 सप्ताह में लंबित शिकायतों का निस्तारण करें। उत्तराखंड के पौड़ी और कोटद्वार को जोड़ने वाला NH 534 इन दिनों हाथियों के आतंक से जो है चपेट में आ चुका है। लगातार जंगल से निकलकर हाथियों के झुंड हाईवे पर पहुंच रहे हैं, जिससे न केवल राहगीरों में दहशत है बल्कि चलती गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार से ये झुंड अचानक सड़क पर आकर लोगों को दौड़ाने लगते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है वो बन जाती है। खासकर पिलिंडा रोड पर हाथियों की मौजूदगी अब आम होती जा रही है। स्थानीय लोग और नियमित सफर करने वाले यात्री इस स्थिति से बेहद परेशान हैं। वन विभाग से लगातार गश्त बढ़ाने और अलर्ट मोड में रहने की मांग जो है वो की जा रही है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो ये हाईवे दुर्घटनाओं और बड़ी जान-माल का नुकसान जो है वो कारण बन सकता है। ये है कि एक तो जंगल साइड तो बिल्कुल भी ना जाएं, है ना, मंदिर तक जाएं और अगर आगे निकल भी रहे हैं तो सावधानी से चलिए, हाथ में कुछ डंडियां रखे, कुछ इस तरह से चलिए और साथ में चलिए, अकेले तो बिल्कुल भी मत जाइए, है ना। हाँ, अकेले बिल्कुल भी ना जाए ना, साथ में चलिए, 2-2 4-4 लोग इकट्ठे होके तब चलिए अगर जाना भी हो। और जितना हो सके जंगल साइड घूमने तो बिल्कुल भी ना जाएं, रोडों पे ना जाएं, उस साइड जंगल का इलाका है और हाथियों का तो बिल्कुल वो इलाका है ही है ना, वहाँ तो हर समय रहते ही हैं, तो वही छेड़ना नहीं चाहिए, उनसे अलग हो जाइए, ना छेड़े उनको, उनकी साइड जाए ही नहीं, छेड़ने से तो फिर वो और भी हो जाते हैं, तो इसलिए उधर तो जाना ठीक नहीं है ना, जंगलों की साइड। तो क्या नाम है आपका? मैं गंगा बोखंडी। हाथियों को देखकर गाड़ी न रोकें, फ्लैश लाइट यूज ना करें, मोबाइल की, और सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते वक्त कृपया ध्यान रखें, क्योंकि जंगली जानवरों का मूवमेंट जो होता है और सुबह शाम ही होता है, क्योंकि वो भी इंसान से दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं, तो कृपया उनके क्षेत्र में जाने से बचें और उनको देखकर उत्तेजित ना हो और हल्ला ना हो। हाथियों की मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, लगातार आवाजाही बढ़ गई है, वीडियोस रोजाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वन विभाग को चाहिए कि वहाँ पर गश्त बढ़ाएं ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। देखो, लोगों ने तो आना जाना ही है, वहाँ पर जब सड़क बनी है, गांव है वहाँ पे बने हुए, रामली पुलिंडा रोड पर ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं वन विभाग से मांग करूँगा कि वहाँ पर गश्त रात की भी बढ़ाई जाए। राजधानी देहरादून के रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर बनने वाली एलिवेटेड रोड को लेकर सियासत जो है वो फिर एक बार तेज हो चली है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने माने तो एलिवेटेड रोड बनने से जो घर प्रभावित हो रहे हैं उनको दूसरी जगह बसाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा मलिन बस्तियां जो इन नदियों के किनारे हैं उन्हें भी संरक्षित करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। भाजपा विधायक ने कहा कि इस पूरे मामले पर विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है और जनता को गुमराह ऐसा माहौल बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। बस्तियां नहीं उजाड़ी जा रही हैं और मैंने पहले भी कहा है कि देहरादून में 2 एलिवेटेड रोड्स का प्रस्ताव है, जो इसकी आवश्यकता भी है, तो उसके कारण 3000 से लगभग 3500 के लगभग जो मन्य बस्तियों में जो आवास हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको विस्थापित करने की व्यवस्था की है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को उजाड़ा जा रहा है, बल्कि उनको बसाया जाएगा। और उसके बाद उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि मलिन बस्ती में लगभग 50,000 परिवार रहते हैं, 50,000 मकान हैं, तो 47,000 मकानों को बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी साथ साथ कर रही है। जहाँ 3-3.5 हज़ार को बसा रही है, वहाँ लगभग 47,000 को बचा भी रही है।
तो उसमें उजाड़ने जैसी कोई विषय नहीं है। सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, मलिन बस्तियों में एक असंतोष भाजपा के प्रति खड़ा हो, ऐसा प्रयास कांग्रेस का है। लेकिन मलिन बस्ती के लोग जानते हैं कि जब हाई कोर्ट का आदेश आया था कि मलिन बस्तियों को हटाना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो 3-3 बार अध्यादेश लाकर जिन्होंने मलिन बस्तियों को बचाने का काम किया है। और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको भी बचाने के लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस जिस तरह का वातावरण बनाना चाहती है वो वातावरण उनसे बन नहीं पा रहा है और बनेगा भी नहीं, क्योंकि मलिन बस्ती के लोग भी समझदार हैं, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। मेरी तो खुली चुनौती है कांग्रेस को कि अगर उनको लगता है कि एलिवेटेड रोड के कारण समस्या है तो फिर एलिवेटेड रोड्स का विरोध करें, फिर ओपन सड़क पर आए कहीं साहब हमको एलिवेटेड रोड्स नहीं चाहिए। बताएं शहर को कि शहर का ट्रैफिक सिस्टम ठीक नहीं होना चाहिए, शहर को व्यवस्थित नहीं होना चाहिए, शहर में जो लिंक रोड्स हैं, जो यातायात के अन्य साधन हैं वो नहीं बनने चाहिए। तो कांग्रेस सीधी बात क्यों नहीं करती है? कांग्रेस घुमा फिरा के बात कर रही है। कांग्रेस अगर एलिवेटेड रोड्स के विरोध में तो खुलकर सामने आए ना, उसके बाद हम। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।